अहो बलवानार्य नास्त्युत्साहात् परं बलम स उत्साहयते लोके सत्यम चेष्टा परम बलम। उत्साही व्यक्ति सबसे बलवान होता है। उत्साह से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है। जो उत्साही है वही संसार में सफलता को प्राप्त करता है। नमस्कार, सुप्रभातम। इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लता वशिष्ठ आपके साथ। ग्रंथों में कहा गया है, समय ही सबका नियंता है, समय ही सबका उपचार है और समय ही सब में व्याप्त है, किंतु समय पर किसी का भी अधिकार नहीं है। कभी कभी भाग्य से कुछ भी मिल जाता है, परंतु बिना प्रयास के मनचाही सफलता नहीं मिलती। इसलिए समय रहते प्रयत्न करना आवश्यक है। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, दक्षिणायन, मार्गशीर्ष मास, कृष्ण पक्ष, द्वितीया तिथि, शुक्रवार, रोहिणी नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। सज्जन व्यक्तियों के मन, वचन और कर्म तीनों में समानता होती है। यही सच्चे चरित्र और संकल्प की पहचान है। इसी प्रकार के अनेक सुभाषित भारतीय ग्रंथों में लिखे हुए हैं। क्या है आज का सुभाषित, जानने के लिए देखिए हमारा सुभाषित प्रभाग। अहितात् प्रतिषेधश्च हिते चानुप्रवर्तनम् व्यसने चापरित्यागस् त्रिविधं मित्रलक्षणम्। अहित से दूर रखना, हित की ओर प्रवृत्त करना तथा विपत्ति में साथ न छोड़ना, ये मित्र के 3 लक्षण कहे जाते हैं। 3 qualities characterize a friend. 1 who keeps you away from troubles, leads you to something better and stands by you in a crisis. कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करते हैं। यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावद् रामायण कथा लोकेषु प्रचलिष्यते। अर्थात जब तक पृथ्वी पर नदियां और पर्वत हैं, तब तक रामायण कथा युगों युगांतर तक मानव जीवन को प्रभावित करती रहेगी। रामायण की इसी विशिष्टता के कारण रामायण से संबंधित तीर्थ स्थलों को सबके लिए सुलभ बनाने के लिए भारत सरकार की ओर से रामायण सर्किट यानी रामायण परिपथ जैसी योजना का निर्माण हुआ, जिससे भारतीय ज्ञान परंपरा के आदर्शात्मक वाक्यों का संरक्षण हो सके। तो आइए देखते हैं रामायण सर्किट पर आधारित ये रिपोर्ट। देवी देवताओं की पावन भूमि भारत भूमि, जहां देवी देवताओं के अद्भुत त्याग, समर्पण, पराक्रम और उदार हृदय की प्रवृत्ति ने समस्त मानव जाति का कल्याण किया। देवताओं की जन्मस्थली हो या फिर कर्मस्थली, सभी कालांतर में अपनी सर्वव्यापकता के कारण तीर्थस्थल के रूप में परिवर्तित हो गए। इन्हीं तीर्थस्थलों की भूमि में बिहार का स्थान अग्रगण्य है, जहां गया का विष्णुपाद मंदिर तथा सीतामढ़ी का जानकी मंदिर जैसे पवित्र स्थल समाहित हैं। भारत की इस पवित्र भूमि के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के संवर्धन की दिशा में संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय ने बिहार के पर्यटन विकास के लिए रामायण सर्किट के अंतर्गत कई तीर्थ स्थलों की पहचान कर उन्हें दर्शनीय स्थल के रूप में प्रोत्साहित किया। पुनौरा धाम बिहार के सीतामढ़ी जिले में स्थित एक अत्यंत पवित्र और ऐतिहासिक स्थल है, जिसे माता सीता की जन्मस्थली माना जाता है। यहाँ स्थित जानकी मंदिर अत्यंत भव्य और श्रद्धा से परिपूर्ण है। मंदिर परिसर में सीता माता की मूर्ति, पूजा स्थल और हवन मंडप है, जो धार्मिक महत्व को और बढ़ाते हैं। यहाँ का वातावरण भक्ति भाव, संस्कृति और परंपरा से परिपूर्ण है। हलेश्वर स्थान पौराणिक कथाओं के अनुसार रामायण में सीता के पिता जनक जी ने इस स्थान पर एक शिव मंदिर का निर्माण कराया था। उनके मंदिर का नाम हलेश्वर नाथ मंदिर रखा गया। तभी से यह स्थान हलेश्वर के नाम से प्रचलित हो गया।
सीताकुंड गया में स्थित एक पवित्र जल स्रोत है जो माता सीता की तपस्या और पवित्रता से जुड़ा हुआ है। यह स्थल धार्मिक आस्था का केंद्र है। यहाँ का आसपास का प्राकृतिक वातावरण इसे और अधिक आध्यात्मिक बनाता है। सीताकुंड एक धार्मिक स्थल है, विशेषकर उन श्रद्धालुओं के लिए जो रामायणकालीन स्थलों से जुड़ाव महसूस करते हैं। पास में स्थित विष्णुपद मंदिर और फल्गु नदी भी दर्शनीय हैं। पंथपाकर बिहार के सीतामढ़ी जिले में स्थित एक पौराणिक स्थल है जो माता सीता के जीवन से जुड़ा हुआ स्थान है। यह स्थान धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्व रखता है। पंथपाकर न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है बल्कि एक स्थल जो भारतीय संस्कृति और पौराणिक कथाओं का जीवंत प्रमाण है। अहिल्या स्थान पौराणिक महत्व से सम्मानित है। कहा जाता है कि अहिल्या महान संत गौतम की पत्नी थी जिन्हें पत्थर की मूर्ति बनने के लिए श्राप दिया गया था, लेकिन भगवान श्री राम के स्पर्श के बाद वे श्राप मुक्त हो गयीं और उनके नाम पर यह स्थल दर्शनीय स्थल के रूप में परिवर्तित हो गया। रामायण काल से जुड़ा हुआ राम रेखा घाट बक्सर जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान है। गंगा नदी के तट पर इस घाट से जुड़ी एक पौराणिक कथा है कि जब भगवान श्री राम पर ताड़का की हत्या के बाद एक महिला की हत्या करने का आरोप लगाया गया तो वह वहीं गंगा तट पर गए और स्नान किया। उसी घाट के पास भगवान श्री राम ने मिट्टी से शिवलिंग बनाया और पूजा की। राम रेखा घाट पर शिवलिंग अभी भी है। यह घाट अपने आप में भक्ति और श्रद्धा की भावना को दर्शाता है। पवित्र स्थानों के दर्शन, यात्रा और परिक्रमा से जीवन की कई बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। इन्हीं स्थानों में बिहार में स्थित रामायण परिपथ का स्थान अत्यंत रमणीय है, जो अपनी सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक विविधता के कारण जनमानस में लोकप्रिय है। इसके साथ ही इन स्थलों के दर्शन से भारतीय ज्ञान परंपरा के अमूल्य विचारों का संरक्षण संभव है। निधि तिवारी, डीडी न्यूज। तो भारतीय ज्ञान परंपरा के बाद अब बात करेंगे स्वास्थ्य की। जीवन शैली से संबंधित कई कारक हैं जिससे कैंसर का खतरा लगातार बढ़ रहा है। कैंसर के अधिकतर मामले देर से सामने आते हैं जिससे इलाज मुश्किल हो जाता है। आइए जानते हैं लंग कैंसर यानी फेफड़ों के कैंसर के बारे में और समझते हैं कि वो कौन से कारक हैं जो फेफड़ों के कैंसर के खतरे को बढ़ाते हैं और इससे बचाव के लिए क्या जरूरी उपाय हैं। देखिए ये रिपोर्ट। फेफड़ों का कैंसर दुनिया भर में सामने आने वाला सबसे आम कैंसर है। साथ ही ये उन कैंसर्स में शामिल है जिनसे बचाव किया जा सकता है। फेफड़ों का कैंसर महिलाओं और पुरुषों दोनों को प्रभावित कर सकता है। ये कैंसर मृत्यु का एक बड़ा कारण है। धूम्रपान करने वाले लोगों को फेफड़ों के कैंसर का खतरा अधिक होता है। जल्द पहचान और सही समय पर इलाज से लंग कैंसर के ठीक होने की संभावना अधिक होती है। फेफड़ों का कैंसर अब हमारे देश में कैंसर का सबसे नंबर 1 डेथ का कॉज हो गया है। ये पहले इतना कॉमन नहीं था, लेकिन पिछले 20 सालों में इसका अब नंबर्स बढ़ते चले जा रहे हैं, एब्सोल्यूट नंबर्स में भी और इतनी फेटेलिटी में भी। मेन कारण है स्मोकिंग, ये मेन कारण है, बट सिर्फ यही एक कारण नहीं है। अब हम जानते हैं कि इंडोर एयर पोल्यूशन, फॉर एग्जांपल जो लोग अंदर घर के रहते हैं, वहाँ पे चूल्हा से खाना बनाते हैं लेडीज़, वो सब भी एक्सपोज्ड हैं, शायद इसीलिए उनमें कैंसर हो रहा है। प्लस वातावरण, एयर पोल्यूशन का लंग कैंसर से भी अब क्लियर कट एसोसिएशन दिखाया गया है। फेफड़े हमारी श्वसन प्रणाली का भाग है। फेफड़ों का मुख्य कार्य सांस और रक्त के बीच गैसों का आदान प्रदान करना होता है। ऑक्सीजन फेफड़ों के माध्यम से शरीर में प्रवेश करती है और कार्बन डाइऑक्साइड श्वास के माध्यम से बाहर छोड़ दी जाती है। फेफड़ों का कैंसर तब होता है जब फेफड़ों में असामान्य कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं। कैंसर सबसे पहले फेफड़े में बढ़ना शुरू होता है। यदि सही समय पर इसका इलाज न किया जाए या इलाज में विलंब हो तो ये कैंसर
फेफड़ों से निकलकर शरीर के अन्य अंगों में फैल सकता है। एक घातक ट्यूमर फेफड़ों में उत्पन्न होता है और पूरे शरीर में फैलने की क्षमता रखता है। फेफड़ों की कोशिकाओं में परिवर्तन तब होता है जब हमारे फेफड़े किसी विषाक्त पदार्थ के संपर्क में आते हैं और श्वास लेने पर वो पदार्थ फेफड़ों को प्रभावित करता है। सबसे कॉमन जो संकेत होते हैं, खांसी जो ठीक नहीं हो रही रूटीन मेडिकेशन से, सांस फूलने लग जाती है, खांसी में बलगम आ सकता है और कई बार बलगम में खून के कतरे अगर आते हैं तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट संकेत हैं। इसके अलावा और संकेत कभी कभी आवाज़ में फ़र्क हो सकता है या और लंबे टाइम तक बुखार वगैरह हो, वज़न कम हो, ये एक कैंसर रिलेटेड संकेत हो सकते हैं। सबसे पहला जो इन्वेस्टिगेशन है चेस्ट एक्सरे होता है, ज़्यादातर चेस्ट एक्सरे, उसके बाद सीटी स्कैन कराया जाता है। सीटी स्कैन में अंदर अक्सर गांठ या जो भी कैंसर रिलेटेड प्रॉब्लम है दिख जाती है। उसके बाद डॉक्टर डिसाइड करता है कि उसको कैसे अप्रोच करें। उसमें से एक पीस निकालना पड़ता है जिसको पैथोलॉजी के में हम भेजते हैं। पैथोलॉजी करा के किस तरह का कैंसर है ये भी पता लगता है और कुछ खास उसमें ऐसे इंडिकेशंस हैं कि उसका आगे इलाज किस तरीके से करा जाए। भारत में लगभग 90% फेफड़ों के कैंसर के मामले सिगरेट, बीड़ी या हुक्के पीने से जुड़े होते हैं। अन्य 10% लोगों में इस रोग का प्रमुख कारण पर्यावरण में कैंसरकारी तत्वों का मौजूद होना है। जहां फेफड़ों के कैंसर के लिए धूम्रपान सबसे बड़ा कारक है, वहीं दूसरी ओर व्यावसायिक कारक भी इसमें योगदान देते हैं। फेफड़ों के कैंसर के लक्षण आमतौर पर तब दिखाई देते हैं जब रोग गंभीर रूप ले लेता है या बढ़ जाता है। लेट पिकअप एडवांस स्टेज में होता है, इसी वजह से इसका ट्रीटमेंट उतने अच्छे से नहीं हो पाता। दूसरी बड़ी बात, ये लेडीज़ में भी अब ज़्यादा बढ़ते जा रहा है और हमारे इसमें कई पब्लिकेशंस हैं कि लेडीज़ में जितना ये कॉमन पहले था अब कहीं ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है। इलाज के विकल्प डिपेंड करता है कैंसर का स्टेज क्या है। जो अर्ली स्टेज लंग कैंसर है उसका सबसे अच्छा इलाज होता है ऑपरेशन करके उस कैंसर को निकाल दिया जाए। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, कई साल तक कोई रिकरेंस नहीं होता। अगर एडवांस्ड कैंसर है तब विकल्प होता है हमारे पास कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी, इनमें से एक कोई या दोनों मिला के दिया जाता है। कीमोथेरेपी के कई अलग टाइप्स अब हो गए हैं जिसमें इम्यूनोथेरेपी भी आता है। आवश्यक है कि फेफड़ों के कैंसर की जल्द पहचान हो और इसका सही इलाज करवाया जाए। सही समय पर इलाज मिलने से कैंसर रोगी को होने वाली जटिलताओं से बचाव किया जा सकता है। आवश्यकता है कि प्रदूषण और धूम्रपान से बचाव करें जिससे फेफड़ों के कैंसर की संभावना को कम किया जा सके। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और इसी के साथ कार्यक्रम में अभी समय है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे योग की। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। अरे द्रविड़ जी, आपको गैराज छोड़ दो, आइए। काश आप जैसा गेम चेंजर हमारे पास भी होता। है ना, खेती का गेम चेंजर जय किसान नवरत्न नैनो शक्ति नैनो DAP। इसके हर ड्रॉप में है करोड़ों नैनो पार्टिकल्स की शक्ति। नैनो पार्टिकल्स के कारण पत्तियां इन्हें दोनों साइड से अब्सॉर्ब करें बिना वेस्टेज और उपज खूब बढ़ाएं। जय किसान नवरत्न नैनो शक्ति नैनो DAP, विज्ञान का वरदान, हर फसल की शान। ब्रेक के बाद सुप्रभातम कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और योग की बात करते हैं। योग द्वारा संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए आवश्यकता होती है नियमित रूप से योगी क्रियाओं को अपनाने की। शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ रहे, इसके लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होनी चाहिए।
योग प्रभाग में आज योग गुरु आचार्य प्रतिष्ठा उन योगिक क्रियाओं को सिखाएंगी जिनका प्रतिदिन अभ्यास करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। चलिए आचार्य प्रतिष्ठा के पास। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। हमें जीवन में 3S चाहिए होते हैं। क्या होते हैं वो? स्ट्रेंथ, स्टेमिना एंड स्पीड। और अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो महत्वपूर्ण है कि हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति हमारी बड़ी होनी चाहिए, यानी इम्यूनिटी बेहतर हो। अगर हमारी इम्यूनिटी बेहतर है तो हमें वायरसेस, इन्फेक्शंस भी नहीं उतने आसानी से घेर सकते। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाएं और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाएं। तो स्ट्रेंथ एंड इम्यूनिटी के लिए एक बहुत सरल सा अभ्यास, विरेचन गति का अभ्यास। विरेचन गति यथा नाम तथा गुणा, इसका नाम ही है विरेचन यानी शुद्धि। तो जब आपके अंदर बॉडी भी प्योरीफाई होता जाएगा, मेंटल प्योरिफिकेशन भी होगा, तो आप देखेंगे कि आपको रोग कम लगेंगे। पर सर्व रोग मलाश्रय, शरीर के भीतर मल है, शरीर की सफाई अंदर से नहीं हुई है तो हमको मल ठहरता है, जिससे हमें रोग होते हैं। तो विरेचन हमारे शरीर से और मन से, दोनों से मल को निकालने का काम करता है। तो विरेचन गति के लिए हम खड़े होकर के भी कर सकते हैं, बैठ करके भी कर सकते हैं। पहला स्टेप हम आपको बैठ करके दिखा रहे हैं। हाथों को 90 डिग्री पर ले लें, यानी ऐसे नहीं रखना। कुछ लोग ऐसे ऐसे भी गलती कर लेते हैं, वो नहीं। 90 डिग्री पर रखा, सांस भरते हुए हाथ को उठाना, सांस छोड़ते हुए वापस ले आना। कैसे करेंगे? ऐसा आप 100 बार का एक राउंड कर लीजिए और 2 राउंड से शुरू कर लीजिए। धीरे धीरे 3 राउंड्स तक आप इसे ले जा सकते हैं। जब 100 बार हो जाए, दोनों हाथों को खोला, 3 बार लंबा गहरा सांस ले लिया। ये है विरेचन गति का पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में हम अपने दाएं नॉस्ट्रिल यानी राइट स्वर को बंद कर देते हैं और लेफ्ट से विरेचन करते हैं। पेट का संकुचन होगा हर एक्सलेशन में। ऐसा 50 टाइम्स कीजिए। जब 50 बार ऐसा कर लें तो दाएं हाथ की तीसरी उंगली से बाएं स्वर लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और राइट से विरेचन करेंगे। जब 50 टाइम्स राइट से कर लें तो 50 टाइम्स हम ऑल्टरनेट करेंगे, यानी लेफ्ट से एक्सेल, राइट से एक्सेल। दोनों एक्सेलेशंस के बीच में छोटा सा इनहेलेशन होगा जिसकी ध्वनि आपको नहीं सुनाई देगी। तो एक बार देखिए कैसे। ऐसा भी 50 बार कर लीजिए। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। 3 बार लंबा गहरा सांस लीजिए और फिर आंखों को खोल दीजिए। तो ये तो हुए विरेचन गति के चारों स्टेप्स जो आपने सीखे हैं। आपको नियमित रूप से इनका अभ्यास करना है। इसके साथ साथ अगर आप अपनी इम्यूनिटी को बेहतर करना चाहते हैं तो आप जल की मात्रा को अपने डाइट में बढ़ाइए, यानी पानी अधिक पीजिए। 20 मिनट्स ऑफ सनलाइट जरूर लीजिए। सात्विक आहार लीजिए। योगी बने, उपयोगी बने। नियमित योग का अभ्यास कीजिए और अपने शरीर को स्वस्थ रखिए। इसी के साथ कार्यक्रम में फिर लेंगे एक ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे संस्कृत शिक्षा की, संस्कृत भाषा की। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी। LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम। संस्कृत भाषा वैज्ञानिक भाषा है जो शोध बताते हैं कि संस्कृत बोलने से मुंह की नसें मजबूत होती है। सुप्रभातम कार्यक्रम में भी हम आपको संस्कृत भाषा का अभ्यास कराते हैं। तो चलिए संस्कृत शिक्षण क्रम में अब संस्कृत पाठशाला प्रभाग की ओर बढ़ते हैं और संस्कृत पदों के मूल शब्दों को कैसे जाना जाए, आइए सीखते हैं।
नमो नमः मित्राणि। संस्कृत पाठशालायाः कक्षायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। मम नाम गवीशः। संस्कृत भाषा अपने प्रकृति प्रत्यय के कारण वैज्ञानिक भाषा है। इसका व्याकरण सर्व प्रकारेण नियमबद्ध है। ये नियम परंपरागत रूप से औपचारिक शिक्षण में सिखाए जाते हैं, पर हम यहाँ अनौपचारिक रूप से प्रयोग के आधार पर आपको भाषा सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। मित्रों, संस्कृत भाषा में पदों का विभाग दो प्रकार से किया गया है। एक प्रकार है सुबंत और दूसरा प्रकार है तिङन्त। सुबंत ऐसे पद हैं जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, और तिङन्त क्रिया के रूप में। उदाहरण के द्वारा यदि समझें तो शिक्षकः वदति, अर्थात शिक्षक बोलता है। इस वाक्य में शिक्षकः सुबंत पद है और वदति अर्थात बोलता है तिङन्त पद है। अब हमें आज सुबंत की बात करनी है। आप इसे ऐसे समझिए कि जिन शब्दों में विभक्ति लगती है वह सुबंत है। अब विभक्ति जानने से पहले हम शब्दों के मूल रूप को भी जान लेते हैं। पहले पुल्लिंग शब्दों को देखते हैं। तरुणः, तरुणः यह प्रथमा विभक्ति एक वचन का पद है। इसका मूल शब्द होगा तरुण, तरुण। रामः, इस पद का मूल शब्द होगा राम, राम। गवीशः, इसका मूल शब्द होगा गवीश, गवीश। नरेंद्रः, इसका मूल शब्द होगा नरेंद्र, नरेंद्र। अर्थात पुल्लिंग शब्दों में प्रथमा एक वचन पद से विसर्ग हटा देने पर उस पद का मूल शब्द मिल जाता है। यह तो बात हुई पुल्लिंग की। स्त्रीलिंग में यह थोड़ा सरल है। उदाहरण के लिए माला, यह स्त्रीलिंग शब्द है। इस स्त्रीलिंग शब्द की प्रथमा विभक्ति एक वचन रूप बनता है माला। इसका मूल शब्द प्रथमा के समान ही रहता है और वह भी है माला। इसी प्रकार प्रिया, गीता, सीता, दिव्या, नलिनी, शालिनी आदि पदों का मूल शब्द समान ही होगा, जबकि नपुंसक लिंग में अनुस्वार को हटाकर मूल शब्द ज्ञात होता है। जैसे वनम नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप है। इसमें अम इस ध्वनि को हटाकर वन यह मूल शब्द शेष रहेगा। इसी प्रकार पुस्तकम का मूल शब्द होगा पुस्तक, पुष्पम का मूल शब्द होगा पुष्प, फलम का मूल शब्द होगा फल, भवनम का मूल शब्द होगा भवन, राष्ट्रम का मूल शब्द होगा राष्ट्र। मित्रों, आज की कक्षा में हमने पुल्लिंग, स्त्रीलिंग एवं नपुंसक लिंग के पदों के मूल शब्दों को पहचानना सीखा है। वस्तुतः शब्दों के मूल रूप को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी के आधार पर हम शब्दों का प्रयोग सुबंतों के रूप में कर पाते हैं। तो पदों के मूल रूप को जानने का प्रयास अवश्य करें। ऐसे शब्दों का कैसे करना है प्रयोग सीखेंगे हम पाठशाला की अग्रिम कक्षाओं में। तब तक के लिए नमो नमः। सच्ची शिक्षा वही है जो हमें आत्मज्ञान कराए, अपने आप को समझना सिखाए, अपने आप को समझकर अपनी त्रुटियों में सुधार करना सिखाए। संस्कृत भाषा के माध्यम से स्वयं को सुधारने के सभी विकल्प हैं। तो संस्कृत भाषा का नित्य प्रति अभ्यास करते रहिए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम सुप्रभातम। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।